इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जीके बोस ने दिया हुआ है ये मॉडल पेपर। तो अब देखो, इसमें पहला ही सवाल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, हमें फोकल लेंथ पूछा है। आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी वो r/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 20 है, डिवाइड बाई हम 2 करेंगे, यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। माइनस नहीं आएगा जब तक, यहाँ पर देखो माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर। अगर ये देता कॉनकेव फिर ये आता। ठीक है, इसने जनरल दिया है तो हम यहाँ पर जो दिया है इसी के हिसाब से देंगे आंसर, वो इसका हाफ होगा, मतलब 10 होगा। पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर। देखो जो पावर होता है दैट इज 1/फोकल लेंथ, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, जो यहाँ पर ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे वेयर जो ये फोकल लेंथ होती है ये हम मीटर्स में लेते हैं, मतलब ऐसा यूनिट में हम लेते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर जब मैं पावर निकालूंगा, पावर इज इक्वल टू 1/200 अगर कोई कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि हमें फोकल लेंथ मीटर्स में रखनी है, जबकि यहाँ पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मैं पहले इस 200 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 200 सेंटीमीटर 2 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब मेरे पास क्या है, फोकल लेंथ 2 मीटर, यही मुझे इस फॉर्मूला में रखनी है। सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला में नहीं रखना है, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब अगर मैं पावर निकालूं वो किसके बराबर आएगा, 1/2। 1/2 कितना होता है, दैट इज 0.5। ठीक है, 0.5। जो ये डी है ये डायोप्टर है, मतलब पावर का जो ऐसा यूनिट है वो डायोप्टर है, उसको डी से हम दिखाते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या है, उसकी फोकल लेंथ इनफिनाइट होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी इनफाइनाइट होता है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, गलत, क्योंकि आपको पूछा है रेजिस्टिविटी यानी रो। ये जो रो होता है ना ये ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। उसके बाद द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट। देखो मेजर कौन करता है, मेजर हमारे पास एमीटर करता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है वो भी स्मॉल करंट्स को, जनरेटर से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मोटर तो नहीं आएगा। उसके बाद देखो, सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड अगर ब्लू हो रहा है, रेड अगर ब्लू हो रहा है तो जरूरी जरूरी हमने इसको किसी बेस के साथ मिलाया होगा। ठीक है, आपको पता है ना लिटमस पेपर कब रेड से ब्लू होता है, जब हम उसको किसी बेस के साथ मिलाते हैं। और बेस का पीएच कितना होता है, बेस का पीएच जो है वो हमेशा 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, वो 10 आएगा। समझ आया। उसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू बोलना है, आपको इसको बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर पीबी कितने हैं, 2 है, मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, यस सर। उसके बाद देखो जब मैंने यहाँ 2 लगाया, इसकी वजह से नाइट्रोजन भी बढ़ा, ऑक्सीजन भी बढ़ा, तो यहाँ पर मैं 4 अगर लगा दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आपने बैलेंसिंग पढ़ा होगा ना, तो इसका जो ऑप्शन है ना, एक्स जो है वो 2 आएगा, यहाँ पर तो 2 दिया हुआ है, तो वाई जो है वो 4 आएगा, तभी ये बैलेंस होगी। आप देखो बैलेंस हो रही है ना, हाँ बिल्कुल बैलेंस हो रही है, तो 2,4 इसका ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखो, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो एक स्टूडेंट स्टूडेंट को एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिए। ठीक है, उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, उसके पास एल्यूमिनियम है और उसके पास क्लोरीन है, यानी उसके पास क्या है, उसके पास Al है और उसके पास क्लोरीन है Cl। उसको बनाना क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, यानी उसको बनाना है AlCl3। यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि उसको तो AlCl3 बनाना है ना, उसको तो देखना है कि इन दोनों में जो भी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी वही इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमें AlCl3 बनाना था। अब देखो पहले वाले में जरा बैलेंसिंग देखते हैं, यहाँ पर 2 Al है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 Al है, हमें एटम्स देखने होते हैं ना जब हम बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ देखो क्लोरीन कितने हैं, यहाँ 6 है, यहाँ भी तो 6 है, 2 × 3 = 6, यहाँ भी तो ये ऑप्शन जाएगा क्योंकि ये बैलेंस है। ये क्यों नहीं आएगा, आप देखो यहाँ 3 Al है, यस सर, यहाँ भी 3 Al है, तो Al तो बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन यहाँ कितने हैं, ये 6 है, यहाँ कितने हैं, 9 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। समझ आया, बैलेंसिंग मैंने तो यहाँ भी किया था ना ऊपर भी, तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। ठीक है, तो इसमें पता है टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम टिन से करते हैं। हम जिंक से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो जिंक है वो आपका हाईली रिएक्टिव होता है, इससे वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो द फॉलोइंग रिएक्शंस यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज करते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फूड चेन। फूड चेन में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है। देखो, एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इन इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज फूड वेब, ठीक है, जब बहुत सारे फूड चेन आपस में मिलते हैं तो उसको फूड वेब बोलते हैं। ऑल चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशंस आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, मुझे लगता है ये भी ठीक है।
एनर्जी लेवल इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। मुझे लगता है यही इसमें गलत है, क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज होती है, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद देखो, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन थिंकिंग में भी मदद करता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में भी मदद करता है, बैलेंसिंग में भी, इसको ऑल ऑफ दीज आएगा। ऑप्शन नंबर डी। द एंथर कंटेन्स, एंथर जो है वो बेसिकली आपको प्रोड्यूस क्या करता है? एंथर जो प्रोड्यूस करता है वो है पोलन ग्रेन्स। क्या है? पोलन ग्रेन्स आपके पास प्रोड्यूस करता है, तो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद हम चिंपैंजी, ये तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। डैश लिविंग हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडियन सस्टेनेबल लिविंग। अब देखो यहाँ एसर्शिया रीजन है, शायद आपके लिए नया होगा। एसर्शिया रीजन में हम कैसे करते हैं? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मैं यहाँ पर आपसे डायरेक्शन पूछूं तो आप एक टेंजेंट बनाओगे। अगर दो टेंजेंट एक ही जगह हुए, अगर मान लो ना यहाँ से भी एक एक लाइन यहाँ से मान लो इंटरसेक्ट किए, तो यहाँ से भी टेंजेंट यहाँ, तो अब मैं क्या बोलूंगा इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? मतलब टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्यों? बिकॉज वहां पर दो डायरेक्शंस बनेंगी, दो डायरेक्शंस बनेगी एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो पहला असर्शन जो है वो ठीक है। अब हम रीजन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। द टेंजेंट्स टू विच एट एनी पॉइंट, यानी कहीं भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो, कहीं पे भी अगर मैं टेंजेंट डालूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। यानी रीजन भी इसका करेक्ट है, यानी असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मेटोलॉइड्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स। क्या हम मेटोलॉइड्स को सेमी मेटल्स कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, उसका रीजन सही भी है, उसका रीजन सही भी है। मेटोलॉइड्स आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेटोलॉइड्स की प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। इंटरमीडिएट मतलब दरमियान। उसके बाद इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, ठीक है। देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ, इनकम्प्लीट जो है अल्कोहल, मतलब आपने पढ़ा होगा इथेनॉल, पहले वो बनता है उसका एंड प्रोडक्ट। उसके बाद देखो सवाल, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं ट्विंकल? क्योंकि वो हमारे पास बहुत क्लोजर होते हैं स्टार्स। अगर देखेंगे ना, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस देन स्टार्स। तो हमें लगता है कि जो लाइट है वो एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस कम होने की वजह से वो ट्विंकल नहीं कर पाते। बेसिकली उसमें रिफ्रैक्शन होता है, वो इसमें नहीं हो पाता है। डिस्कस फोर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखो, आयनिक कंपाउंड्स की चार प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैं यहाँ पर पेन से लिख लेता हूँ। वो क्या होते हैं? देखो, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। उनका हाई हाई एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और लास्ट प्रॉपर्टी, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म, या आप कहो एक्वस फॉर्म, ठीक है। वो एक्वस फॉर्म में, या फिर अगर आप उनको थोड़ा बहुत मोल्ट करोगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सॉलिड फॉर्म में वो नहीं करते हैं, ये कभी कभी एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये एक, दो, तीन और चार प्रॉपर्टीज होगी, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। वाई एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड में अगर मैं पानी मिलाता हूँ, उसमें क्या होता है कि जो ये है, ये इसको H प्लस देता है, सॉरी वाई एस, हाँ, तो ये इसको H प्लस देता है, क्योंकि वाटर ही इसको H प्लस देता है और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि एसिड्स डू नॉट डिसोसिएट, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ वाटर। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम अ इतने वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद डिटरमिन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन इतना। पावर किसके बराबर होता है? वो तो होता है V इंटू आई। V कितना है? 220 इंटू आई कितना है? 5, तो वो आएगा 1100 वॉट, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी कितना होगा? एनर्जी होगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? पावर तो हमने अभी अभी निकाला 1100 इंटू टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो आपको कैसे लिखना होगा? 2 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसका आंसर आप देख लेना क्या आएगा, कैलकुलेशन यहाँ करनी होगी। उसके बाद देखो, डिफाइन ओम्स लॉ एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ का सिंपल कहना था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज की, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू IR। फिर आप उसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, वेयर V इज द वोल्टेज, ठीक है, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आपको सर्किट डायग्राम बनानी होगी तो आप बना लो ना सर्किट। देखो, ऐसे यहाँ रजिस्टर रखो, फिर एमीटर रखो, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। फिर आप ऐसे रखो, यहाँ एक की भी रखो, ठीक है, फिर यहाँ बैटरी रखो, फिर इसमें वोल्ट मीटर भी रखो, उसको पैरेलल में रखते हैं क्योंकि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होती है। ऐसे आप सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। गिव द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, इसको हम POP भी बोलते हैं, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3।
वट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? कौन, अगर मैं कुछ बोलूंगा कि कोई चीज जिंदा है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होगा? वो एबिलिटी टू मूव होनी चाहिए उसमें, ठीक है, एबिलिटी टू मूव, वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, और वो रेस्पॉन्ड करना चाहिए अपने एनवायरमेंट को, रेस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरमेंट। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पूरा, रेस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरमेंट, मतलब अगर उसको मान लो एक हॉट पैन पे मैंने उसका कोई भी हाथ रखा तो वो उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, वो अपना हाथ उठाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ना वो अलाइव है, वरना तो वो लाश बन जाएगी। वाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन? इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इंश्योर करते हैं कि जो डॉटर सेल है, जो डॉटर सेल है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए बट जाए, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए बट जाए। 2 मार्क्स के सवाल है, आप इतना भी लिखोगे ना थोड़ा, आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। वाई डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? हाउ डू, कैसे उसने किया था, उसने, आप लिख सकते हो, देखो, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव बाय बाय परफॉर्मिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। वाई डज आवर बॉडी, हाउ डज आवर, कैसे हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है जब एड्रेलिन स्क्रीट होता है? देखो, जब आपका एड्रेलिन स्क्रीट होता है तो आपकी हार्ट बीट क्या होती है, आपकी हार्ट बीट क्या होती है, वो फास्ट होती है। अच्छा, आप ब्रीथ करते हो फास्ट फास्ट, बेसिकली इमरजेंसी में सिक्रीट होता है। आपका जो डाइजेशन होता है ना वो स्लो हो जाता है। ऐसे आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, राइट साइन कन्वेंशन, आपको पूछा है साइन कन्वेंशन, लिखो स्फेरिकल मिरर से, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, एक साइन कन्वेंशन। दूसरा साइन कन्वेंशन, जो भी पोल के राइट साइड होगा, ठीक है, अगर मैं पूरा ही लिखूं आपको उससे समझ भी आएगा, ठीक है, डिस्टेंसेज टू राइट side of pole are taken as positive and to the left side of pole, ऐसे आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें शायद 3 मार्क्स है ना, लेफ्ट साइड ऑफ पोल आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव। हो गया ना, पहला पॉइंट मैंने बोला था कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ही, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख दो, दो तो ये है। तीसरा लिख सकते हो कि जो अबव प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस are taken as positive and distances below principal axis are taken as negative, ऐसे आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। अब देखो, a concave lens has focal length of 15 सेंटीमीटर, अगर वो कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर होगी। एट what distance should be the object from the lens be placed? यानी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पूछा हुआ है, so that it forms an image, आपको v दिया हुआ है 10 है, लेकिन वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव लेंस है। ऑल्सो फाइंड, आपको मैग्निफिकेशन भी पूछा हुआ है। मैं फॉर्मूला लगा दूं लेंस की, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पूछा तो u है तो मैं लिख सकता हूँ 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अच्छा, यहाँ से 1/u इज इक्वल टू 1 ये कितना दिया हुआ है, v तो दिया हुआ है 10, लेकिन वो -10 होगा क्योंकि कॉनकेव है। इसी तरीके से फोकल लेंथ भी -15 होगी, ठीक है, तो मैं लिखूँ -10, यहाँ लिख सकता हूँ मैं -15, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1/u इज इक्वल टू 1 यहाँ एल्शियम लेते हैं 30, यहाँ बचेगा 2 - 3, यानी जो यहाँ से u मिलेगा वो आपको -30 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है, ये होगा ना -1/30, तो यहाँ से -30 आपको मिला। लेकिन आपको मैग्निफिकेशन भी पूछा हुआ था, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता था, शाबाश, u/v, ठीक है, कि v/u, v/u, ठीक है। यहाँ से देखो v कितना है, -10 है, u आपने अभी अभी निकाला 30 है, -30, तो यहाँ से माइनस माइनस गोज, 0 0 गोज, मैग्निफिकेशन आएगा 1/3, ऐसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, आप ऐसे याद भी रखोगे, मायोपिया ये एमसीक्यू में भी आता है कभी कभी, और हाइपर मायोपिया बोलो या हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखो, मायोपिया में आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या ऐसे लिख सकते हो ना, ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। यहाँ लिख सकते हो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो इमेज है इसमें होता क्या है ना, बेसिकली इसमें जो पर्सन है, पर्सन विद मायोपिया, देखो एक याद रखो, ये आपको याद होगा, ये उसका उल्टा होगा, पर्सन विद मायोपिया कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखते हैं, क्या वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, यस। इसमें उल्टा होगा, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ये तो एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, शायद इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का सवाल है। देखो मैंने दो मेट्रोपिया याद करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया उसका उल्टा है। देखो, इसको नियर साइटेडनेस, इसको फार साइटेडनेस, ये नहीं देख सकता है फार ऑब्जेक्ट्स, ये नहीं देख सकता है नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसका उल्टा, ये नियर बाय देख सकता है, ये फार देख सकता है। उसके बाद इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस। अब स्मार्ट बच्चा सीधे बोलेगा, इसमें हम लिखेंगे करेक्टिंग यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ कॉनकेव यहाँ कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो,
उसके बाद व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव देयर प्रॉपर्टीज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती है, वो होती है इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन around an electric charge to represent the direction of electric field at any point। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद गिव देयर प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट होती है शाबाश ऑन नेगेटिव चार्ज। एक पॉइंट तो ये हो गया, लिखो आप, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर हो गया ना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हो गई, 3 पॉइंट हो गया, खत्म सवाल। ठीक है। उसके बाद स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको डायग्राम भी बनानी है, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या करते हैं कि जब हम अपना लेफ्ट हैंड लेते हैं, लेफ्ट हैंड हम लेते हैं, ठीक है, अपना हम, अब कैसे बनाऊं मैं, थंब लेते हैं हम, और हम अपनी जो है फोर फिंगर लेते हैं, और अपनी जो है मिडिल फिंगर भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना, आप देखो इसको ऐसे ही बनाता हूँ, ये यहाँ पर आपको थंब है, ये आपकी फोर फिंगर है, और ये आपकी मिडिल फिंगर है मान लो, ठीक है। तो जो थंब है ये आपको मोशन देगा, या आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा, आप ऐसे मान लो, ठीक है। और जो फोर फिंगर है, आप लिख सकते हो ना फिर ये थ्योरी में, फोर फिंगर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। और जो मिडिल फिंगर है, और जो मिडिल फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन देगी, वो आपको ऐसे आप इसमें लिख सकते हो। अच्छा, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा, बहुत ईजी है। देखो आप क्या करोगे ना, इसमें आप क्या करोगे, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या इसमें आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाना है, हाँ एक्सपेरिमेंटली आप ऐसे दिखाओ कि देखो आप क्या करो, आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो लाइम होता है उसको मिल्की बनाते हैं। लेकिन अल्कोहल जो है, ऐसे आप लिख सकते हो, देखो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड टर्म लाइम वाटर, लाइम वाटर को क्या बनाते हैं, मिल्की। मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर, आपको फिर समझ नहीं आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स तो फॉर्म, वो क्या क्या बनाते हैं, देखो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट, विद शाबाश कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, सिंपल इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बोलना है, मैं आपको बताता हूँ, आप फिर पॉज करके लिख लेना। देखो इसमें क्या होता है ना, ऑल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, उसमें नो पाई बॉन्ड्स, पहला पॉइंट। इसमें एटलीस्ट वन डबल और वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड मतलब देखो ये है ना, ये सैचुरेटेड है, लेकिन ये जो है ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें एक डबल आ गया, या ये भी अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें एक ट्रिपल आ गया, लेकिन इसमें सारे सिंगल होंगे, इसमें याद रखो सारे सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल, ठीक है, या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और आप लिख सकते हो। ये क्या होते हैं ना, बेसिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन स्टेबल ज़्यादा होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ये मोर रिएक्टिव होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। सिंगल है भाई, स्टेबल तो होंगे ही। उसके बाद देखो इसमें एग्जांपल्स देखोगे आप, एल्केन्स होते हैं, इसमें एल्काइंस और एल्कीन्स होते हैं, कि EN और YN। अच्छा, और एक पॉइंट लिख सकते हो कि क्लीन फ्लेम देते हैं जब बर्न होते हैं, क्लीन फ्लेम ऑन बर्निंग, इसमें लिख सकते हो ये येलो फ्लेम देते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें। उसके बाद क्या पूछा है, कोरोजन बताओ क्या होता है। सिंपल है ना भाई, कोरोजन होता है जब आपका मेटल जो है वो रिएक्ट करता है, एक्सपोज जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है, जब आप उसको मॉइस्चर या फिर एसिड या फिर एयर के साथ। ये गिव इट्स प्रिवेंशन, ये अच्छा सवाल है। प्रिवेंशन मेथड्स देखो, आप पेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो फिर मॉइस्चर के कंटेक्ट में नहीं आए। आप गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजिंग मतलब आप जिंक कोटिंग कर सकते हो,
ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या आप एलॉयज यूज कर सकते हो, एलॉयज ऑफ कॉपर या टिन आप यूज कर सकते हो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल, ओर और गैंग। ठीक है, देखो मिनरल आपके पास क्या होता है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये बेसिकली नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट होता है या फिर वो कंपाउंड होता है। ठीक है, मोस्टली इनऑर्गेनिक होता है, आप जैसे लिख सकते हो। व्हाट इज एन ओर, ओर क्या होता है, वो एक रॉक होता है। ठीक है, एक रॉक होता है जिसमें हम मेटल निकाल सकते हैं, इन विच फ्रॉम विच मेटल कैन बी टेकन आउट। उसके बाद गैंग क्या होता है, ये बेसिकली अनवांटेड मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल या फिर आप इसको इम्प्योरिटी भी कह सकते हो, प्रेजेंट इन एन ओर, जो एक ओर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ब्रीफ में बताओ हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करता है, replaces a less reactive metal, replaces a less reactive मेटल। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो आपके पास HCl था, आपने उसको जिंक से मतलब रिएक्शन करवाई, तो अब देखना होगा क्या, ये जो जिंक है ये इस H को रिप्लेस करेगा, क्योंकि जिंक H से अच्छा रिएक्टिव है, तो इसको बोलेगा भाई तू निकल बाहर, मैं खुद इसके साथ जुड़ूंगा, तो बनेगा ZnCl2 प्लस, बनेगा ये H2 बेचारा बाहर निकलेगा। ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, दो कंपाउंड, शाबाश, उसमें एक ही कंपाउंड था, यहाँ दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसमें। अच्छा, कोई एग्जांपल, बिल्कुल देखो Na2SO4 जब मैं BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, देखो होगा क्या, ये यहाँ जाएगा और ये Na यहाँ आएगा, अब देखो बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। देखना Cl के साथ पहले कौन था, Ba, अब कौन है Na, मतलब Ba ने Na की जगह ली, Na ने Ba की जगह ली, दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग तो आपको आएगी, ये मैंने ऊपर भी सिखाई, ये भी करो आप, ये मैं थोड़ा बहुत इसमें दिखाता हूँ। ये इसमें आप फंस जाते हो कि ये जब इसमें ब्रैकेट आता है, ठीक है, देखो पहले हम क्या करेंगे, आप देखो नाइट्रोजन को करेंगे पहले, यहाँ तो आप 2 लिखो, ठीक है, इससे ये बैलेंस होगी, हाँ 2 यहाँ, तो लेकिन यहाँ अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ भी 2 आएगा इसमें, हाँ आप ये कर लेना, इसका शायद यही है, यहाँ 2 और यहाँ 2 आएगा। आपको भी क्या करना है, आपको एटम्स बैलेंस करने होते हैं, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, कैल्शियम एटम, नाइट्रोजन एटम। आप लिखो इधर कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, कैल्शियम के, फिर यहाँ लिखो, फिर बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। आपको ऊपर भी दिखाया ना मैंने, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, देखो, ठीक है, इसको मैं लिखवा ही लेता हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। देखो यहाँ जाइलम लिखो, यहाँ आप जो है फ्लोएम लिखो। जाइलम क्या करता है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम क्या करता है, इट कैरीज फूड मटेरियल्स विच प्लांट मेक्स, जो आपका प्लांट बनाता है। बहुत ईजी है, आप इसको लिख भी सकते हो, पहली डिफरेंस। सेकंड देखो, जाइलम जो है इट इज़ अ डेड टिश्यू, डेड का हो या फिर हम लिख सकते हैं एक नॉन लिविंग टिश्यू होता है। फ्लोएम क्या होता है, सॉरी 2 ही है यहाँ भी, फ्लोएम क्या होता है, ये एक लिविंग टिश्यू होता है। अच्छा, अच्छा, इसमें मूवमेंट जो होती है ना वाटर या मिनरल की, वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसमें बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, जरा ये भी मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, समझ आएगा आपको। देखो या अब ये तो बहुत ईजी है, देखो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसमें कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड। ठीक है, ये स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल वगैरह ज़रूरत होता है, इसमें क्लोरोफिल वगैरह नहीं ज़रूरत होता है। उसके बाद बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन में क्या होता है, जब पेरेंट जो है वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है, इसमें क्या बनाता है, मोर देन 2 डॉटर सेल्स वो बनाता है। इसमें सिंगल डिवीजन होता है, बाइनरी में सिंगल डिवीजन होता है, यहाँ रिपीटेड डिवीजन्स होते हैं, यहाँ रिपीटेड डिवीजन्स होते हैं। ये हम देखते हैं एमीबा वगैरह में, ठीक है, ये हम देखते हैं प्लाज्मोडियम में मल्टीपल वाला। what is vegetative propagation, why is vegetative propagation practice for growing some टाइप्स ऑफ प्लांट्स, क्यों हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि बनाना अगर आप देखोगे या आप ग्रेप्स देखोगे, उनमें सीड्स नहीं होते हैं, तो वो बेसिकली होते हैं सीडलेस प्लांट्स, तो वो हम इससे बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं, और उसमें हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जो डिजायरेबल ट्रेड्स है वो हम इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फास्टर फ्रूट बनता है, ठीक है, फ्लावर प्रोडक्शन भी इसमें जल्दी होती है। ठीक है,
उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, होगा क्या अगर आपने एक ट्रॉपिक लेवल में मतलब ऑर्गेनिज्म को किल किया, तो होगा क्या कि आपका जो लोअर ट्रॉफिक लेवल थी उसमें बढ़ जाएंगे ना ऑर्गेनिज्म, और ऊपर वाले जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें ऑर्गेनिज्म कम होंगे। एज अ रिजल्ट आपकी जो चेन है वो डिसरप्ट होगी। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि जो फूड वेब है, फूड वेब जो है वो डिसरप्ट होगा और इकोसिस्टम को ये खराबी करेगा। व्हाट इज ओजोन? देखो ओजोन होता है O3, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। व्हाट्स इज इफेक्ट? ये क्या करता है बेसिकली, आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज, जिससे जिससे स्किन कैंसर होता है ना, ये उससे हमें बचाता है। ठीक है, उसके बाद देखो डिफाइन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर क्या होता है, अभी अभी ऊपर ही मैंने आपको बोला 1/फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ हम किस में लेते हैं, मीटर में। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट डाईऑप्टर होती है, देखो डी आई डाई OPTRE डाईऑप्टर, यानी डी से उसको लिखते हैं, इसकी एसआई यूनिट है। डिस्क्राइब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, आप लिख सकते हो V/U, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो रेशियो ऑफ, ठीक है, क्या रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, ऐसे आप लिख सकते हो, या रेशियो ऑफ जो डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। कंक्लूजन्स ऑफ ऑर्स्टिड्स एक्सपेरिमेंट, उसने क्या बोला था, उसने बोला था जो एक वायर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जितनी करंट ज़्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके बाद डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो साउथ से नॉर्थ होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म तब होता है जब पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच में स्पेस बराबर होती है, जितनी स्पेस इसमें उतनी स्पेस इसमें, ऐसे जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो नहीं है लेकिन स्पेस आप बराबर रखना, देखो ऐसे ऐसे, इसमें जितनी स्पेस रखी इसमें भी उतनी ही रखना। एक्सप्लेन सिनेल्स लॉ, सिनेल्स लॉ बहुत ईजी है, देखो जब एक मीडियम से, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो जब एक मीडियम से लाइट जाती है, मान लो दूसरा वाला जो है वो डेंसर है, तो उसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल ही लाइट बेंड होगी ऐसे। ये आपका इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्रैक्ट। अब सिनेल्स लॉ क्या 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 कहता है कि जो रेशियो है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर का, वो आपको कांस्टेंट रहेगा, वो बराबर होगा म्यू के। म्यू यहाँ क्या है, n2/n1। ठीक है, लेकिन आप ऐसे याद नहीं रखना। अब देखो स्नेल्स लॉ का न्यूमेरिकल भी अगर आए ना, आप ऐसे याद रखना, देखो ऊपर वाले में साइन आई लिखना और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n1 इज इक्वल टू, नीचे वाले का देखो साइन आर इंटू n2। अब देखो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर किसके बराबर आया, यहाँ देखो ना, वही n2/n1 के बराबर हुआ, वही स्नेल्स लॉ होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में कैसे होता है आपको पता है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इनसाइड क्या होता है, इनसाइड बेसिकली नॉर्थ से साउथ होता है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ होता है, लेकिन बाहर अगर आप देखोगे ना तो वो बाहर से नॉर्थ से निकलती है, फिर ऐसे ऐसे आप दिखा सकते हो, देखो पूरा आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाते हो, उससे क्या बनता है, फिर एस्टर बनता है। हाँ, यहाँ वो दिखाना था आपको एक्टिविटी जो मैं ऊपर बोल रहा था। आप क्या करोगे, आप एथेनॉल लोगे और आप एसिटिक एसिड लोगे, फिर आप उसमें कुछ ड्रॉप्स डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, फिर आप इसको वार्म करोगे। ठीक है, अब इसको वार्म, तो फिर आप इसको एक बीकर में रखो जिसमें पानी होगा। ठीक है ना, तो फिर थोड़ी देर बाद जब आप स्मेल करोगे ना सोल्यूशन को, तो आपको स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल आपको आएगी। जो ही आपको फ्रूटी स्मेल आएगी, इट्स एन इंडिकेशन कि आपका जो एस्टर है वो बन गया है। ये एक इंडिकेशन है कि आपका एस्टर बन गया है। व्हाट इज एलोट्रॉफी? एलोट्रॉफी क्या होता है, शाबाश। अच्छा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, C2H5OH एथेनॉल प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, वो क्या देता है, CH3COO C2H5, ये होता है एस्टर। एलोट्रॉपी क्या होती है, एलोट्रॉपी शाबाश, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, property of element to exist in different forms, उन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। ठीक है, आप कार्बन के एलोट्रॉप्स लिखने हैं तो कौन कौन सा है, एक तो डायमंड है और आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड, जरा एथेनोइक एसिड पहले बनाओ। एथ मतलब 2 कार्बन यानी ऐसे। ठीक है, एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सी ग्रुप, डबल बॉन्ड ओ यहाँ H, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा। अब कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ कार्बन बनाया, इसके कितने होते हैं वैलेंस डॉट, ये अगर बनाओगे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना। यहाँ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। ऊपर भी कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। नीचे भी कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ से इसको दूसरा कार्बन होगा, है ना। यहाँ ऐसे बनेगा कार्बन। अब इस कार्बन के भी हमें 8 बनाने हैं, 1 2 3 4। अब ऊपर ऑक्सीजन है वो डबल है, मतलब वो कितने लेगा, 4 लेगा। ऐसे ऑक्सीजन ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आप इसको करोगे, फिर यहाँ फिर से ऑक्सीजन है, तो यहाँ फिर H है, यहाँ तो H ये 2 लेगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, आपने सीखा होगा ये।
वाई कोवलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी अभी मैंने ऊपर बोला था आपको, मैंने सिखाया था आपको कि आयनिक कंपाउंड्स जो है उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन कोवलेंट में उल्टा होता है, इनका लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, लो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब पूछा है ऐसा क्यों होता है? अब पूछा है ऐसा क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कोवलेंट बॉन्ड्स वो वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। इसीलिए उनको लेसर हीट अगर देंगे तो बहुत कम हीट पे ये पिघल जाते हैं और बहुत कम हीट पे ये बॉयल होते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो सवाल, हाउ एंड वेयर डज फैट डाइजेस्ट? फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है? देखो बेसिकली तो होता है एंजाइम से। देखो सलाइवा में भी होता है, मतलब अब ऐसे देखो माउथ में भी हो सकता है या स्टमक में भी हो सकता है। बिगन तो माउथ में ही होती है, फिर स्टमक में भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है। वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि वो सारे एंडोक्राइन जो बाकी ग्लैंड्स है उनकी वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और अगर आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा ये कहाँ है, ये बेस ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स वगैरह को अफेक्ट करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रोड्यूसेस ग्रोथ। ग्रोथ कौन प्रोड्यूस करता है? ऑक्सिन। ठीक है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, केमिकल रिएक्शन जिसमें हम जो है सनलाइट यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो इट्स एन केमिकल रिएक्शन बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड। अब देखो रिएक्शन क्या है इसमें, रिएक्शन है 6, ये बैलेंस रिएक्शन है। 6 आप CO2 लो, प्लस 6 आप H2O लो, और प्लस आप सनलाइट लो। क्या लो? सनलाइट भी तो आपको लेनी होगी। ठीक है। ये आपको नहीं पता होगा, बाकी रिएक्शन ये तो फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा क्या होता है। इसमें बनता है क्या है शाबाश? C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज। प्लस आपका बनता है इसमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ये आपकी रिएक्शन है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क देखो, मान लो आपने किसी हॉट पैन पे अपना हाथ रखा, तो आपके जो है रिसेप्टर्स वहाँ एक्टिव हो गए। रिसेप्टर्स ने अपने सेंसरी न्यूरॉन्स भेजे। सेंसरी न्यूरॉन्स किसको भेजे? उसने स्पाइनल कॉर्ड को भेजे। स्पाइनल कॉर्ड ने वहाँ से मोटर न्यूरॉन भेजी। मोटर न्यूरॉन ने आपको मसल्स को बोला कि आप अपना हाथ उठाओ। ये रिफ्लेक्स आर्क होती है। ठीक है। विच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर? कौन करती है? इंसुलिन करता है। ठीक है। हो गया, इतना ही था, ये मॉडल पेपर था इसमें।